हेलो दोस्त, क्या हाल है। आज अपन है ना ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे। मुझे पता है तेरा टेंशन हो रही होगी भाई, एग्जाम आ रहा है, बोर्ड आ रहा है भाई, बहुत कम दिन बच रहे हैं। टेंशन मतलब इसमें जो अपन जो इंपॉर्टेंट जो ऑप्टिक्स में जो फॉर्मूला रिवीजन है, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, जिससे जो क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल, और साथ के साथ जो तेरे भाई जो तेरे से भाई वाइवा में पूछते हैं, जो प्रैक्टिकल्स वाइवा में पूछते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। दोस्त सबसे पहले तो बात करते हैं मिरर। जो ऑप्टिक्स का जो पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स, उसमें जो मिरर है ना, मिरर तू देखता है कॉनकेव मिरर रहता है एक। तो कॉनकेव मिरर तुझे इस प्रकार से शो होता है। तो इसमें पहले मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ मिरर की। दोस्त तेरे को क्या करना है, मिरर है ये मेरा ऐसा कॉनकेव मिरर की तरह सो रहा है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रख लेना, जो तेरे जो पैरेलल रे आएगी ये मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, और ये मेरा ओरिजिन होता है। जो पैरेलल रे होती है वो जब किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती है वो हमेशा फोकल लेंस से होकर जाती है। ठीक है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, या कॉन्वेक्स लेंस हो, या क्या कॉनकेव मिरर हो, हमेशा याद रखना पैरेलल रे हमेशा फोकल लेंस से होकर जाती है। दिमाग में रख लेना। और यदि दोस्त तेरा यदि ये पोल पर यदि कोई रे आती है तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी तू दिमाग में रख लेना। बट लेंस में दोस्त क्या रखना कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस पोल से होकर जाएगी तो ये सीधी जाएगी, तो सीधी ही निकल जाएगी। ये थोड़ा दिमाग में रख लेना मित्र। ओके, तो दोस्त इसके एप्लीकेशन से सबसे पहले तो मैं मिरर का फॉर्मूला बता देता हूँ दोस्त। जो मिरर होता है ना, जो मिरर होता है, उस मिरर का फॉर्मूला होता है दोस्त 1/v + 1/u = 1/f। इसमें दोस्त साइन कन्वर्जन का दिमाग में याद रखना। साइन कन्वर्जन दैट मीन्स तेरा यदि ये कॉनकेव मिरर है और तेने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रखा है, ठीक है दोस्त, और ये तेरी यू डिस्टेंस है। यू क्या होती है दोस्त, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। वी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। एफ क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्योंकि जो मिरर होता है तो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है, दिमाग में रख लेना। और यदि तेरे को उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखा है रे ऑप्टिक्स का लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, देख लेना। मिरर का भी करा रखा पार्ट 1 का इसी चैनल पर है। ठीक है, तो ये यू है दोस्त। ठीक है, अब ये तेरी रे जा रही है तो तेरा ये रे जो रहेगी वो इधर की तरफ जाएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी दोस्त। बट तू जब डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस, ये टर्म याद रख लेना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंस मेजर करी जाती है दोस्त, कहाँ से, पोल से मेजर करी जाती है। अब तू दोस्त डिस्टेंस मेजर करेगा पोल से, तो पोल पर रख पहला पॉइंट, फिर मेजर करने लग जा, इधर जाएगा। तेरी रे इधर जा रही है, तू इधर जा रहा है, डिस्टेंस मेजर कर रहा है, मतलब पोल से डिस्टेंस मेजर करते हो तू ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, तो तेरी भाई जो यू होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तेरा वी, अब तेरा वी तेरे को पता नहीं, अब तेरा वी कहाँ बनेगा तुझे पता नहीं। तो जब तेरा इन्फानाइट पर यदि मतलब इन्फानाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो पैरेलल रे आती है, तो फोकस पर तेरा इमेज बनती है, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और डीमेनाइज मतलब कम बनती है। ठीक है, मैग्नीफाई बिटवीन द, जब इन्फानाइट और सी के बीच में बनता है तो तेरी जो इमेज बनती है फोकल लेंथ एंड सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनती है रियल इन्वर्टेड। भाई इसमें ज़्यादातर रियल इन्वर्टेड बनती है, तुझे याद होगा दोस्त। सी पर बनती है तो सी पर ही इमेज बनेगी। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो सी और इन्फानाइट के बीच में बनेगा। मतलब तू जैसे जैसे इधर शिफ्ट होता जाएगा तेरी इमेज इधर शिफ्ट होती जाएगी। तू जैसे जैसे पोल के पास आएगा तेरी इमेज पोल से दूर होती जाएगी। जब तू फोकल और इन्फानाइट के बीच में रहेगा तेरी इमेज फोकल और पोल के बीच में बनेगी। जब पोल और फोकल के बीच में बनेगा तेरी इमेज कहाँ बनेगी दोस्त, तेरी इमेज, इस छठा केस इंपॉर्टेंट याद रख लेना दोस्त, क्वेश्चन भी बैठ जाता है, इससे न्यूमेरिकल बैठ जाता है। जब तेरा इमेज, तेरा ऑब्जेक्ट जब फोकल और पोल के बीच में रखा हो, तेरी इमेज कहाँ बनती है दोस्त, बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिहाइंड मतलब इधर की साइड बनेगी। जब तेरा यदि तेरा ये फोकल है, माना ये ऑब्जेक्ट है, तेने यहाँ पर रख दिया, तेरी इमेज कहाँ बनेगी दोस्त, यहाँ पर बनेगी बिहाइंड। और इसके लिए जो वी होगा दोस्त वो पॉजिटिव होगा। बट ऑल 5 केसेस के लिए वी क्या होगा दोस्त, रियल बन रही है ना, रियल बन रही है। दैट मीन्स तेरा यहाँ पर ये इसका मुंह है, जिधर जिधर मुंह है उधर की साइड तेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इमेज का मतलब आई बन रहा है, तो आई बन रहा है, उसके लिए तो क्या रखेगा दोस्त, रियल रखेगा। रियल है सच में, क्योंकि जिधर तेरा ऑब्जेक्ट रखा उधर ही तेरी इमेज बन गई, तो तेरे में वो रियल है। रियल है और हमेशा उल्टी बनेगी, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। और मैग्नीफाई और नहीं मैग्नीफाई या सेम साइज पर तो सी पर ही बनती है दोस्त, और डी मैग्नीफाइड बनती है जब इन्फानाइट पर रखते हैं और बिटवीन द इन्फानाइट और सी के बीच में बनते हैं जब। याद रखना, वर्चुअल हमेशा छठे केस में बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। तेने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा फोकल और ये सीधी बनी, मतलब ऊपर रखा तो ऊपर ही बनी, ऊपर रखा और नीचे बन गई तो ये क्या होती है, इन्वर्टेड। और ऊपर रखा तो ऊपर ही बनी तो ये क्या होती है दोस्त, इरेक्ट मतलब सीधी। और मैग्नीफाई मतलब बड़ी बनेगी दोस्त, बड़ी बनेगी। इसी प्रकार 2 केस रहता कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस रहता दोस्त, बस 2 केस याद रख लेना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तेरा ये रहता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो दोस्त ये रहता है, हमेशा याद रख लेना। ठीक है,
ठीक है ना मित्र, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो इन्फानाइट है, एनीवेयर है, एल्स है, तो क्या रखना है मित्र, इन्फानाइट पर तेरा यदि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इस प्रकार से शेडो रहता है, मतलब जो यहाँ पर ये एक सरफेस का सरफेस है और यहाँ पर जो सरफेस पर जो चिकनापन लगाया जाता है वो अंदर की साइड लगाया जाता है। और तेने यदि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा इन्फानाइट पर है तो तेरा एफ और एफ के बिहाइंड बनेगा, एफ के और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डीमैग्नीफाई बनेगा। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या बनता है दोस्त, वर्चुअल बनती है इमेज, याद रख लेना। वर्चुअल मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब दिखेगी, मतलब तुझे दिखेगी। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। रियल का मतलब होता है दोस्त असली वाली इमेज बनती है। वर्चुअल मतलब होता है दोस्त तुझे मतलब फील हो रही है कि वो एक्चुअल में बनती नहीं है, इमेजिनरी टाइप में होता है वर्चुअल का मीनिंग। इरेक्ट बनेगी, डीमैग्नीफाई, ये तुझे पता होगा दोस्त। ये तेरा मिरर है। अब इसमें जो मैग्नीफाई का फॉर्मूला होता है दोस्त प्लस वी अपॉन यू होता है। इसमें भी साइन कन्वर्जन का यूज़ होगा दोस्त। साइन कन्वर्जन का हमेशा याद रखना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल्स। पोल से भी डिस्टेंस मेजर कर ले। यदि तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, यदि इमेज भी यहाँ बनती तो तू क्या करता, नेगेटिव लेता, क्योंकि रे इधर जा रही है तो इधर से मेजर कर। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तू जाता है, ये तू इंसिडेंट रे भेज दे, बस सीधी सी बात रख ले। ये तो तेरा यू रखा हुआ है ना, वहाँ से इंसिडेंट रे भेज दे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तू वी मेजर कर, एफ मेजर कर, तेरी इच्छा हो जो मेजर कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस साइन कन्वर्जन का इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में कर लेना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तू डिस्टेंस मेजर कर रहा है तो तू क्या करेगा, पॉजिटिव साइन लगाएगा। और यदि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तू जा रहा है, पोल से जा रहा है उधर की अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन लगेगा मित्र, बस दिक्कत मत लेना। अब अपन बात करते हैं दोस्त लेंस का। लेंस की कहानी की बात करते हैं। लेंस अब धराधर करेंगे दोस्त, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस तो यार थोड़ा फॉर्मूला रिवीजन है, मुझे बस बहुत मिनिमम टाइम में तेरा फॉर्मूला रिवीजन करना है। तो लेंस भाई दो स्पेरिकल मिरर से बनता है, दो स्पेरिकल सरफेस से मिलकर कट पॉइंट बनता है। ये दो स्पेरिकल सरफेस है, इससे मिलकर ये तो भाई क्या बन गया तेरा, ये मेरा ये तेरा कौन, ये तेरा क्या बन गया दोस्त, कॉनकेव, और ये तेरा क्या बन गया दोस्त, कॉन्वेक्स। तो दो लेंस होते हैं दोस्त, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बस याद रखना ना उसका उल्टा, जो इसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर में यूज़ हो रहा है वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में यूज़ होगा। मतलब जो ये एप्लीकेशन यूज़ होंगे ना, ये कॉन्वेक्स लेंस में यूज़ हो जाएंगे, मतलब ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस में यूज़ हो जाएंगे ये सारे नेचर। इसका जो नेचर से होता है, ये नेचर जो होते हैं, या कॉन्वेक्स मिरर में यूज़ हो रहा है, ये कॉनकेव लेंस में यूज़ हो जाएंगे इसके नेचर। ये वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में, दिमाग में रख लेना। रियल ज़्यादातर 5 केस, उसमें 6 केस होते हैं, 5 केस में कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस में रियल बनती है, 6ठे केस में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड बनती, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, मैग्नीफाई होकर बनती है। ठीक है दोस्त, धमाकेदार वो। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दो दोस्त, 1/v माइनस लगा भाई, माइनस आता है, इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। ये मिरर लेंस और ये फॉर्मूला, इसमें अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, प्लस v/u होता है। इसमें दोस्त माइनस लगा दे बस, और कुछ मत कर। यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर माइनस लगा। ये क्या है, मिरर के लिए है, ये लेंस के लिए है। ठीक है ना मित्र, कोई दिक्कत नहीं है ना, चुप तो नहीं दी मेरी आवाज़। अब थोड़ा तेरे को यार धमाकेदार डांट से ही बंदा सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा दे। माइनस क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। तो ठीक है दोस्त, धमाकेदार स्टार्ट करते हैं। अब ये तू भाई 6 केस आ गए, जिस प्रकार कॉनकेव मिरर के लिए 6 केस थे, उसी प्रकार ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केस है। तो भाई ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर रखा हुआ है, बियॉन्ड द एफ रखा, 2f रखा हुआ है, 2f बिटवीन द एफ के बना हुआ है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो इसी प्रकार 6 केस तेरे यहाँ पर बन जाएंगे। ओके दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। रियल हमेशा जो वर्चुअल जो बनती है दोस्त, वो तेरा 6ठे केस में बन जाएगी। ये तेरा 6ठा केस है। अब ये कॉनकेव, हाँ, अब कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस इस तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर तेरी रे जा रही है, यहाँ पर इन्फाइनाइट पर बन रहा है, एफ पर बन रही है, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि वर्चुअल बनेगी। इसी प्रकार जब अपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना था, उसी प्रकार यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। ये वर्चुअल डीमैग्नीफाइड। इसमें क्या बनेगी, रियल इमेज बन रही है। रियल क्योंकि रियल बन रही है ना, यहाँ पर दोस्त इधर की साइड बनेगी, रियल बनेगी, रियल बन रही है, रियल। बस ओनली वर्चुअल किसमें बन रही है, 6ठे के। ठीक है दोस्त, लेंस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। यहाँ पर भी साइन कन्वर्जन लगा दे मित्र, साइन कन्वर्जन का यूज़ मत भूल जाना।
साइन कन्वर्जन, रामबान ऑप्टिक्स का रियल यूज साइन कन्वर्जन, दिमाग में रख ले साइन कन्वर्जन, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला साइन कन्वर्जन के बिना पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ में साइन कन्वर्जन लगा मित्र, हाथ जोड़ता हूँ, याद रखना साइन कन्वर्जन भूलना मत यार। अब धमाकेदार स्टार्ट करें। अब दोस्त इसके बाद आता है सबसे ऑप्टिक्स का बाप, रे ऑप्टिक्स का बाप, लेंस मेकर फॉर्मूला, डेरिवेशन पक्की, डेरिवेशन पक्की। 3 डेरिवेशन बताऊंगा चैप्टर में, इसमें से एक डेरिवेशन आएगी। लेंस मेकर फॉर्मूला स्पेरिकल सरफेस से, इससे पहले स्पेरिकल सरफेस का पढ़ ले, स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस से दोस्त रिफ्लेक्शन, उससे दोस्त देने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज TIR तो बताया ही नहीं। TIR देख, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 1 नंबर क्वेश्चन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 केस याद रख इसमें। पहला केस, तेरी जो रेज आएगी, तेरा जो रेज आएगी दोस्त, वो आएगी डेंसर टू रेयर, मीडियम में जाएगी। दूसरा, जैसे तेरा ये N1 मीडियम है, N1 मान ले, N बोलोगे, N बोलूँ या न्यू बोलूँ, दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिमाग में ध्यान रख लेना मित्र, दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये मेरा N1 है, ये मेरा N2 है। यहाँ इस पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है मतलब वाटर भरा हुआ है यार, हिंदी भोला। यह तेरी इंसिडेंट रह घुसी, अरे यार दिखा नहीं तो ले ब्लैक पकड़, ये इंसिडेंट रह गई, ये नॉर्मल है। जब तू रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, डेंसर है भाई नीचे, डेंसर से रेयर में जाएगी तेरी, डेंसर से रेयर में जानी है, इंसिडेंट रह जाएगी डेंसर से रेयर में, दिमाग में रख लेना। डेंसर से रेयर में गई, सीधी जानी चाहिए थी, नहीं, अवे द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ डेंसर से रेयर में जाना है, ऑप्टिकल TIR पॉसिबल है। अब इसमें क्रिटिकल एंगल का यूज़ होता है, तो इसको थोड़ा नीचे देख लेते हैं ना यार, दिक्कत क्या है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, सीखेंगे ढंग से ही, समझ रहा है मेरे मित्र। ले भाई ये देख, इसको पहले पढ़ते हैं। इससे पहले तेरे को क्रिटिकल एंगल की कहानी सुनानी पड़ेगी। क्रिटिकल एंगल तू जानता होगा, क्या नहीं जानता, तो तेरा जो इंसिडेंट एंगल है, अब ये तो क्या हो गई, चल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देख ले मेरे ज्ञानी, ये फर्स्ट केस है, ये तेरा इंसिडेंट एंगल है। अब ये वापस नीचे भरा हुआ 3 केस में बताऊंगा तुझे ये, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत है, बोल दे नहीं है यार, बोलना, नहीं बोलेगा, चल। अब ये तेरा एक एंगल होता है, क्योंकि जैसे जैसे तू इंसिडेंट एंगल बढ़ाएगा, ये कह रहा है तेरा क्या है I, दैट इज का इंसिडेंट एंगल। जैसे जैसे तू इंसिडेंट एंगल बनाएगा, तेरा रिफ्लेक्टिंग एंगल भी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्नेल्स लॉ बोलता है ना भाई। अब तेरे दोस्त आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के, अब यार छोटे छोटे चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। रिफ्लेक्शन लो, पहला लो क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा लो क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होती है, दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा रिफ्लेक्शन का लो, रिफ्लेक्शन जानता होगा, 1 मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है, रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होता है। रिफ्लेक्ट होना मतलब यहाँ से तू रे डाला, वापिस इधर आ गया, यहाँ से रे डाला तो दूसरे मीडियम में चला गया, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया। पहला लो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों परपेंडिकुलर। दूसरा लो स्नेल्स लो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बैठ जाता है, न्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो इस रिफ्लेक्शन लो के कारण यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल बढ़ाने पर तेरा रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ जाएगा। तो एक क्रिटिकल एंगल आता है दोस्त, एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल पर तेरा जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है दोस्त 90 डिग्री हो जाता है। मित्र याद रख लेना दोस्त, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिटिकल एंगल होता है दोस्त, इस क्रिटिकल एंगल पर तेरा जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है दोस्त वो 90 डिग्री हो जाता है। और ये तेरा एक इंसिडेंट एंगल, जहाँ पर मैंने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया तो मैंने क्रिटिकल एंगल से भी इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया, तेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 90 डिग्री से बड़ी हो जाती है दोस्त, 90 डिग्री से बड़ी हो जाती है, दैट मीन्स वो वापस उसी मीडियम हो जाती है, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब रिफ्लेक्टेड एंगल को बढ़ाना है तो वापस वो इसी मीडियम में जाएगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहला देगी दोस्त। दैट इज कॉल्ड TIR कंडीशन, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो पहले कैसे आता, रे जानी चाहिए डेंसर से रेयर में, रे जानी चाहिए डेंसर से रेयर में, रे जानी चाहिए डेंसर से रेयर में। जब कोई भी रे डेंसर से रेयर में जाती है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाती है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो वापस उसी रे में दोस्त वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है,
वापस उसी एंगल में वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, उसी मीडियम में वो वापस क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है दोस्त। इससे क्या बोलते हैं, टीआईआर कंडीशन। इसका एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है, पूछा गया है भाई, बहुत पूछा गया है। तो क्या लिखेगा, इंसिडेंट रेट डेंस से रेयर में गई, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, और इसका एप्लीकेशन भाई मिराज, रेगिस्तान में तुम पानी वानी देखते हो ना, उसको यूज़ होता है। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज़ किया जाता है। जो केबल आती है, जो केबल रखी रहती है ना, ये तुम्हारी केबल आती है, इसमें दोस्त दो मीडियम भरे रहते हैं, इस प्रकार से मीडियम होता है दोस्त। ये तो ये एक न्यू 1 होता है, एक न्यू 2 होता है। इस प्रकार से तुमने सिग्नल भेजे तो यहाँ पर एक कोर होती है और एक ब्लेडिंग, दो रेयर यूज़ की जाती है। क्लेडिंग होती है जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, मतलब यहाँ पर जो ऊपर होती है ना दोस्त, इससे बोला जाता है क्लेडिंग, और इसे क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्त जो न्यू 2 होता है वो ज़्यादा होता है न्यू 1 से, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो दैट इज कॉल्ड, ये मेरा डेंसर मीडियम कहला देगा दोस्त, ये मेरा रेयर मीडियम कहला देगा। तो इंसिडेंट रे डाली, नॉर्मल डाला, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो रिफ्लेक्ट होती गई, तो इसी मीडियम में चलती जाती। सिंगल डाले हैं दोस्त मैंने। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में इसका इस प्रकार से यूज़ किया जाता है दोस्त। बहुत शानदार यूज़ है भाई, मज़ा आ जाता है, बहुत फीलिंग आ जाती है दोस्त। ठीक है, अब दोस्त पढ़ते हैं, लें स्पेरिकल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन डालें, अरे डालें क्या मित्र, बोलना यार, जोलता नहीं है। रिफ्लेक्शन डालें। तेरा दोस्त इस प्रकार से स्पेरिकल सरफेस है, किस प्रकार से स्पेरिकल सरफेस बता दे। तेरा ये स्पेरिकल सरफेस है, यहाँ पर तेरा पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अब तेरा दोस्त तू बोलेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये तेरा पूरा मीडियम भरा हुआ है यार, ये तेरा पूरा मीडियम भरा हुआ है। इधर की साइड तेरा पूरा मीडियम भरा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। और दूसरी साइड में क्या मानूं, एक एयर मान लेता हूं या कुछ भी मान सकता हूं दोस्त, या तो न्यू 1 मीडियम बोल दे, या 1 बोल दे, कुछ भी बोल दे, और ये न्यू 2 बोल दे जिसमें मीडियम भरा हुआ। तेरा ये क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई दोस्त। ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से मैंने रे डाली, कुछ ना कुछ यहाँ पर इमेज बनी, कुछ ना कुछ यहाँ पर यूज़ होता है। मैंने इसकी दोस्त डेरिवेशन करा रखी है, देख लेना मेरे चैनल पर भाई, मैंने डेरिवेशन करा रखी है, बहुत शानदार तरीके से करा रखी है। 3 डेरिवेशन कराई है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म की, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल सरफेस, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ पर जो इमेज बनती है, यहाँ पर वी आता है, यहाँ पर यू आता है, और एक यहाँ पर इसका जो स्पेरिकल सरफेस यूज़ कर रहे हैं ना, इस स्पेरिकल सरफेस का कुछ ना कुछ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है दोस्त, आर, जो यहाँ पर सी पर बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो भाई इसका जो फॉर्मूला बनता है N2/V माइनस, दोस्त मज़ा नहीं आया, अरे याद हो जाए यार, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो पूछेगा दोस्त N1 और N2 क्या, दोस्त N1 और N2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये पहले मीडियम का, जहाँ पर इंसिडेंट रे डाली, जहाँ से इंसिडेंट रे गई, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो तेरा जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिमाग में घुसा ले दोस्त, न्यूमेरिकल ठुकेंगे, आराम से ठुकेंगे, करवा रखे हैं भाई, देख लेना वो रिकॉर्डिंग वीडियो। ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर तेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 मानना है। जहाँ पर इमेज बन रही है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है, वहाँ पर N1 माना, और जिस अनदर मीडियम में मान रही है, जहाँ पर अनदर मीडियम में जा रही है उसे N2 मान ले, अनदर मीडियम में जा रही है उसे N2 मान ले, बस और कुछ मत कर मित्र। N2 अब याद करवाने का मेरा फर्ज है, N2/V, V दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, U दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, R दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। भाई तू जब एक वीडियो देख के जाएगा, तेरे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो याद अभी से कर ले, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है दोस्त, अब इसकी डेरिवेशन याद रख लेना दोस्त, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ठुकेगी। 3 डेरिवेशनों से एक डेरिवेशन ठुकेगी नहीं तो नाम चेंज कर देना मेरा। लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन ठुकेगी, करवा रखी भाई। लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस ऑफ प्रिज्म, तीनों की डेरिवेशन करवा रखी है, कर लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, देख लेना, रिवीजन कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स मिला के भाई 15 नंबर से 16 नंबर का कंटेंट लेके जाता है आराम से, 18 नंबर भी ले जाता है, कभी कभी उसकी कर पर डिफेंड करता है। लेंस मेकर फॉर्मूला दोस्त, जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस मान लो, इसी प्रकार कॉनकेव लेंस तो में यूज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा लेंस है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 स्पेरिकल सरफेस है दोस्त, इसके लिए S1 और S2। अब यहाँ पर जब मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, डेरिवेशन में यूज़ करता हूँ, बहुत शानदार तरीके से डेरिवेशन करा रखी है। एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब बाहर कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, एयर भी मान सकते हैं। जब मुझे क्वेश्चन में दोस्त
दोस्त तू N1 मानना है यार, न्यू वन भी बोला जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। N1 और N2 मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले रखा है दोस्त। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रह जाएगी कहीं ना कहीं, यहाँ से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगी और 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर जाएगी कहीं ना जाकर इमेज बनाएगी। इसका कोई ना कोई फोकल लेंथ रहेगा दोस्त, ठीक है। R इजिक्वल टू 2F होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इजिक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई फोकल लेंथ होगा। तो इसके लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है दोस्त वो क्या बन जाता है, बता दे, बताऊँ क्या सर, बताओ। 1/f। इस कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी यूज़ होता है। ये तुम्हें डेरिवेशन इससे कराया जाता है क्योंकि ईजी होती है भाई, मैं तो इससे भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत करना, थोड़ी लेंथ ही बन जाती है, इसको नहीं करवाता। 1/f N21 -1 1/R1 -1 दोस्त, ये R1 R2 क्या है, अरे मित्र R1 R2 क्या है, ये S1 सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंटर होगा, यहाँ पर कुछ, ये यहाँ पर जाके बना ले इमेज, 2 इमेज बनती है इसलिए बताया गया है, फाइनल इमेज यहाँ बनती है। तो इसकी डेरिवेशन देखा जाए फीलिंग आ जाएगी दोस्त। ये तेरा R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दूसरा सरफेस है, क्योंकि भाई ऐसे बनता है ना, ये स्पेरिकल सरफेस है यूँ, तो ये मेरा S1 सरफेस था, ठीक है, और ये मेरा S2 सरफेस था। तो इसका रेडियस कर्वेचर कुछ ना R1 रहेगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस कर्वेचर R2 रहेगा। तो R1 R2 क्या बताता है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। जब R1 बराबर R2 होता है तो ये 2 हो जाता है, क्या होता है, 2/R हो जाता है। जब R1 बराबर न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है दोस्त, R1 बराबर R2 हो जाता है 1/f N21 -N1, और यहाँ पर 2/R यूज़ हो जाता है। और दिमाग में रख लेना दोस्त, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, यहाँ पर भी साइन कन्वर्जन का यूज़ होता है। फोकल लेंथ तू कहेगा दोस्त ये तो 0 होना चाहिए भाई, R2 जो होगा, तेरी रे यहाँ पर जा रही है, तू इधर से भेज रहा है। अब तू जब R को, तेरा पोल यहाँ पर है, जब तू R1 को मेजर करेगा तो इधर की साइड जाएगा, मतलब पॉजिटिव लेगा, बट तू R2 को मेजर करेगा इधर की साइड जाएगा तो नेगेटिव लेगा, तो -R2 होगा ना। R2 इजिक्वल टू -R2 होगा, और R1 इजिक्वल टू R होगा यार, R मान ले, R1 बराबर R, तो ये -R ये +R, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज़ किया जाए, साइन कन्वर्जन का यूज़ किया जाए। तो फोकल लेंथ क्या होती है दोस्त, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। दिमाग में बैठा ले, घुसा ले दिमाग में, फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है मित्र, याद रख लेना। अब दोस्त कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होती है, कॉनकेव लेंस में यदि R1 बराबर R2 की कहानी करते हैं तो दोस्त कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ऐसा बनता है दोस्त ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से फीलिंग बनती है। थोड़ा डायग्राम उल्टा सीधा बन रहा है यार, प्रैक्टिस नहीं है भाई, प्रैक्टिस नहीं है। तो R1 सरफेस इधर मान ले, R2 इधर मान ले, तो R इंसिडेंट है तेरी इधर गई, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इंसिडेंट है तेरी इधर गई, तो तू भाई इसको मेजर करेगा तो ये सॉरी R2 हो जाएगा, ये R1, तो इसको इधर इधर मेजर करेगा तो ये नेगेटिव साइन, सॉरी ये R1 है ना, अरे यार गलती हो रही है थोड़ी बार, तो इधर मेजर करेगा तो ये नेगेटिव, बट इसको मेजर करेगा तो R2 पॉजिटिव। बात आ रही नहीं आ रही समझ में, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो 1/f N21 -1 इज इक्वल टू -1/R। दैट मीन्स कॉनकेव लेंस के लिए दोस्त फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ गया है। तो याद रख लेना दोस्त, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये क्या होगा दोस्त, स्पेरिकल सरफेस S1 है, ये स्पेरिकल सरफेस S2 है। ओके मित्र, कोई दिक्कत है क्या, बोल दे यार, बोल दे ना, कोई दिक्कत है तो बोल। धड़ाकेदार शुरुआत करेंगे, ये S1 सरफेस थी, इसके लिए ये S1 है, ये S2 है, तो आराम से तू फोकल लेंथ निकाल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त N21 क्या बोलता है, N2/N1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम। दैट मीन्स ये जो N2 है ना, ये इसके अंदर का मीडियम है, लेंस के अंदर का मीडियम है। N1 यार N2 लिख दिया, बार बार वापस N2 लिखने आ रहा है यार, न्यू लिखा जाता है कभी N लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, एक ही होता है। N2 बोल दे इज इक्वल टू N2 एक ही प्रकार है, N1 बोल दे या N1 बोल दे, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही बोला जाता है, तो थोड़ा गर्मी हो जाती है, क्वेश्चन में भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो दिक्कत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर N21 लिख दे तो जब वो N2/N1 रहेगा। अब N2 क्या रहेगा, हमेशा लेंस के अंदर का मीडियम, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
तो समझ में आया। अब एक और चीज़ बताऊं, पूछ लिया जाता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना दोस्त, अब तेने प्लेन मिरर का नाम सुना है? प्लेन मिरर का नाम सुना है, या ग्लास प्लेट भी बोल दिया जाता है इसे, ठीक है। तो ग्लास ये होता है, इसमें क्या होता है कि तेने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो जिस डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसी डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बन जाती है। अरे सुबह सुबह नहा धो के आराम से खंगी वंगी करने जाते हो कांच के सामने, जितने डिस्टेंस पर तुम खंगी करते हो तुम्हें सामने दिखाई देती नहीं देती, तो वो देट इज कॉल्ड प्लेन मिरर के रहता है। वो ग्लास है, एक प्लेन ही तो है। तो सुनना, इसकी फोकल लेंथ इन्फानाइट होती है। कैसे होती भाई? तेने इस पर सरफेस बन रहा है कि नहीं, प्लेन है तो कहीं ना कहीं ये इन्फानाइट पर जाएगा, तो कहीं नहीं होती, इसकी फोकल लेंथ नहीं होती, मतलब इन्फानाइट होती है, बहुत ज़्यादा इन्फानाइट होगी। जितने ज़्यादा रेडियस कर्वेचर मतलब बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ होगी इसकी, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फानाइट। तो पूछ रहा जाता है एक कि कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट की तरह कैसे यूज़ करा जाता है। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस की ग्लास प्लेट की तरफ कब यूज़ किया जाता है? जब उसकी फोकल लेंथ इन्फानाइट हो जाएगी। तो फोकल लेंथ इन्फानाइट मतलब एफ की वैल्यू मैंने इन्फानाइट ठोक दी, तो ठोक दी तो न्यू टू वन माइनस वन हो गया। अरे एन टू वन लिखो सर यार, एन टू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब ये तो जीरो हो गया, ये तो वन अपॉन इन्फानाइट जीरो होता है भाई, याद रख लेना, ठीक है। ये जीरो, एन टू वन माइनस जीरो। अब ये तो वाला पार्ट भी जीरो, ये कटा, तो एन टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एन टू अपॉन एन वन माइनस वन को देगा वन। तो दैट मीन्स जब कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इन्फानाइट हो जाएगी। दैट मीन्स वो ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दैट इज PYQ सोल्व हो गया मित्र, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त प्रिज्म की कहानी पढ़ते हैं। दोस्त प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म दोस्त एक ट्रेंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं। एक दोस्त ABCD रिंग है, ए डेट स्काल क्या होता है दोस्त? प्रिज्म एंगल होता है, जो तुम्हें दे दिया जाता है। इसमें दो बार यहाँ पर एक रे डाली, यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा N1, नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार वहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा मित्र, याद रख लेना, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा। दो नॉर्मल होते हैं, ओके, दिक्कत नहीं है। बोल, नहीं है दोस्त, बोल दे यार मित्र, नहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पर। न्यू किसका? न्यू किसका? इसका। किसका? इसका, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर एक इरेज आती है और ये कोई ना कोई दोस्त इमेज इमरजेंट एंगल बनाता है, और यार ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट एंगल बना जाता है। तो यहाँ पर दोस्त स्नेल लॉ लग जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आ। यहाँ पर डेरिवेशन होती है, देख लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्त, A प्लस डेल एम बाई टू साइन A बाई टू। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है मित्र। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इससे। तो दोस्त तू पूछेगा डेल एम क्या है? डेल एम देखिए डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल क्या होता है? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड, इमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड नहीं रे, नहीं भाई रिफ्रैक्टेड नहीं, ये तेरी इमरजेंट रे, क्योंकि बाहर तेने डाली घुसाई इसको इधर, प्रिज्म से बाहर कौन से निकली, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर, इसको थोड़ा पीछे कर, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होता है? तो डेविएशन एंगल। अब तू पूछेगा जब डेल बराबर डेल एम, मिनिमम डेविएशन एंगल, एक तो डेविएशन एंगल होता है, मिनिमम डेविएशन एंगल होता है। तो डेल एम क्या होता है उसके लिए दोस्त? ये जो R1 बन रहे हैं ना, R2 बन रहे हैं, ये जो R1 बराबर R2 होगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल होगा। ये दो कंडीशन होती है दोस्त इसके लिए, मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए। और ये जो तेरी रे निकली है वो बेस एंगल से पैरेलल होती है। माना कि ये DE रे है, तो DE जो अंदर है ये पैरेलल हो जाती है BC की। 3 कंडीशन होती है दोस्त प्रिज्म के लिए, दिमाग में रख लेना। और एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर, साइन A प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन A बाई टू। जब इसकी डेरिवेशन करेगा तो तेरा एक और एक डेरिवेशन आएगी दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। न्यू माइनस न्यू इज इक्वल टू A माइनस। दोस्त इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछ ली जाती है, तो याद रख लेना आराम से, क्योंकि एक मिनिमम डेविएशन और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में भी रिलेशन का फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी सॉरी ये दोस्त ये था। अब भाई मैं भी भूल जाता हूँ ना यार, जैसे तुम बोले हो तो मैं भी भूल जाता हूँ,
न्यू माइनस ए। अब जितने बताए ना मैं बिना देखे करें, अब देखना पड़ा ये फॉर्मूला, मैं भी भूल गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना। न्यू मतलब डेविएशन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो दैट इज कॉल्ड, मैं ये कह सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब तुझे डेरिवेशन फॉर्मूला पूछ, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तेरे डेरिवेशन बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड द रेशियो ऑफ द मीडियम द वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ मीडियम का रेशियो ही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वी बराबर तू जानता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकते हैं, तो न्यू बराबर सी इंटू वेवलेंथ, तेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो गया वेवलेंथ के, तेरा डेविएशन मिनिमम डेविएशन एंगल भी क्या हो गया, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल हुआ नहीं हुआ मेरे मित्र, हो गया ना। तो तेरे से पूछ लिया जाएगा रेड कलर का मिनिमम डेविएशन, रेड और वायलेट दोनों कलरों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका डेविएशन एंगल सबसे ज़्यादा रहता है पेज में, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के रेस की पोकर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो जिसका डेविएशन कम। तो भाई रेड कलर का मिनिमम डेविएशन एंगल बहुत कम रहेगा, वोलेट का डेविएशन एंगल ज़्यादा रहेगा, तो ये याद रख लेगा ना मित्र, बोलना यार, मज़ा आया ना, अरे फीलिंग आ रही है ना। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्ञानी मज़ा आ जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत फीलिंग आ जाएगी दोस्त। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है दोस्त, और एक और कहानी होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं करा रहा मैं तुझे, देख लेना, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, पूछा नहीं गया है इसको अभी तक न्यूमेरिकल, इसलिए मैं डायरेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टार्ट कर रहा हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी दिमाग में रख लेना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट तेरा छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको तेरे को बड़ा करके देखना है, तेरी हड्डियाँ होती है, तेरा जो वायरस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको तेरे को बड़ा करके देखना है। तो एक छोटे जो पार्टिकल है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, ऑब्जेक्ट के पास रखा गया, जिसको तेरे को मैग्नीफाई करके देखना है, उस ऑब्जेक्ट को जिसके पास रखा उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ ईयर लेंस, तेरी आंखें जिसके पास रखे, जिस लेंस के पास तू रख के देखेगा, उनको मैग्नीफाई होकर देखेगा, तो वो तेरा ईयर लेंस हो जाएगा। तो ईयर लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है दोस्त तेरे से ऑब्जेक्टिव लेंस से, दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ईयर लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है तेरे इससे, ठीक है दोस्त। तेरे को मैंने एक चीज़ नहीं बताई, याद रख ले, इसमें पावर इज इक्वल टू होता है 1/4 फोकल लेंथ, याद रख लेना, पावर इज इक्वल टू 1/4, पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, याद रख डायोप्टर, ठीक। फोकल लेंथ, अब यहाँ पर बहुत सारे फोकल लेंथ रहेंगे, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो ये फोकल लेंथ F2 F3, तो इनको कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है पावर बराबर P1 + P2 + P3। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा दोस्त, 1/4 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। और यहाँ पर इसका मैग्नीफिकेशन M1 रहेगा, M2 रहेगा, M3 रहेगा, तो मैग्नीफिकेशन में मल्टीप्लाई होता है। तो ये थोड़ी सी कहानी है जो भूल गया था तुझे बताना दोस्त, माफ़ी चाहता हूँ, तो थोड़ा अजीब से रखा, तो याद रख लेना मित्र। तो फोकल लेंथ पावर जुड़ जाते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, इसकी पावर जैसे P1 है, मैग्नीफिकेशन M1 है, फोकल लेंथ M2 है, इसकी पावर P2 है, P3 है, तो मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, पावर जुड़ता है, फोकल लेंथ उसका उल्टा होता है, ठीक है मित्र। आगे बढ़ें, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जुड़ जाते हैं। अब ये इसका मैग्नीफिकेशन रहेगा M0, इसका मैग्नीफिकेशन रहेगा ME, टोटल मैग्नीफिकेशन जो रहता है दोस्त M0 × ME। अब तेरे को डेरिवेशन तो मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आती भी नहीं है, बहुत कम आती, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा। अब तेरी यहाँ पर दो कहानियाँ आती है दोस्त, दो कहानियाँ कराऊंगा तुझे यहाँ पर। दो कहानियाँ क्या, जब तेरी इमेज, अब इसका रे डायग्राम याद कर लेना मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 4 चीज़ें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन और प्रिज्म की डेरिवेशन और इसके रे डायग्राम टेलीस्कोप और इनका न्यूमेरिकल
बन जाए तो कर लेना। ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं। रे डायग्राम दोनों का इम्पोर्टेंट है मित्र। तो जब इमेज तेरी दोस्त कहाँ बन रही है, इमेज एट अ डी डिस्टेंस, एट अ नियर पॉइंट, नियर पॉइंट बोला जाता है अपना जहाँ पर अपनी आंखों को सुकून मिलता है, दैट इज कॉल्ड डी, डी जब 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट क्या होता है दोस्त, डी। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा वी नोट अपॉन यू, यू नोट, वी नोट के ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्योंकि यहाँ पर दो कहानियाँ होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि यहाँ पर जो बनी है ये तेरा वी नोट होगा, ये तेरा यू नोट होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यू डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसका जो यू वी नोट होगा ये तेरा क्या होगा, यू ई होगा, दैट इज कॉल्ड ये तेरा वी ई हो जाएगा। ओके, तो याद तो तुझे ही करना है मित्र, मैं तो याद नहीं करूँगा। एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द, किसके लिए होता है दोस्त, फोकल लेंथ ऑफ द ईयर लेंस, डी अपॉन फोकल लेंथ। तो जब इमेज तेरी यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में ये वाला आ जाता है बस, और कुछ नहीं। जब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूँगा ना मैं, उसके लिए जो मैग्निफिकेशन रहेगा ओनली जब नियर पॉइंट पर एट डी डिस्टेंस पर, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्योंकि एक ही लेंस यूज़ किया जाता है, उसमें एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मैग्नीफाई करा जा सकता है। ओके, अब जब इमेज तेरी कहाँ बनेगी दोस्त, इमेज तेरी कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी तेरी, इन्फानाइट पर, इन्फानाइट पर, दैट मीन्स कॉल वी इज इक्वल टू इन्फानाइट। यहाँ पर क्या था, वी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके मित्र, तो तेरा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा वी नोट अपॉन यू नोट, तो याद रख ले यहाँ पर डी अपॉन एफ ही कर दे बस। इसी प्रकार जो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहा था, मैं सिंपल माइक्रोस्कोप, तो जहाँ पर इमेज इन्फानाइट पर बन रही थी उसका मैग्निफिकेशन ओनली क्या था, डी बाई एफ ई। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव लेंस भी आ गया है, बट ईयर लेंस तो हमेशा बड़ा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ईयर लेंस हमेशा बड़ा होता है, तो डी बाई एफ ई इन्फानाइट पर होता है, 1 प्लस डी बाई एफ ई डी पर होता है, नियर पॉइंट पर होता है। बस एक और चीज़ ऐड कर दे, वी बाई यू ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। इसी प्रकार ये चीज़ को बस ऐड करा है और कुछ नहीं करा। कंपाउंड में माइक्रोस्कोप से कंपाउंड में आने में बस ये चीज़ों को ऐड करा और कुछ भी नहीं करा मित्र। ओके, अब तेरे को एक और चीज़ याद करनी पड़ेगी, चल लेंथ ऑफ द, ये तो तेरी लेंथ है ना मित्र, ये तेरी लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होगी वी नोट प्लस एफ ई होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि तेरा एफ ई इन्फाइनाइट पर तेरी जो इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल कम बनती है, जब तेरा जो पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं फोकल पॉइंट पर, जब तेरी इन्फाइनाइट मतलब ये जब मिलती हुई दिखाई नहीं दे, इन्फाइनाइट पर जाके बन जाए, तो यहाँ पर जब यू ई बराबर एफ ई हो जाएगा जब जाकर ये होगा, तो वी नोट तेरे को एल वी नोट प्लस यू याद रखना पड़ेगा, तो एल इज इक्वल टू वी नोट प्लस एफ ई। लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये रहेगी बस। तो ये इसके लिए यह भी होता है, इसके लिए याद रख लेना एल अपॉन एफ नोट डी अपॉन एफ ई। ये दो फॉर्मूले याद रख लेना दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड का यूज़ कर लिया जाता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है। तो याद कर लेगा ना दोस्त, शर्मिंदा नहीं करेगा मुझे, ठोक देगा क्वेश्चन, बोले नंबर आएंगे, बोलो जय जय बम बम बोले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब तेरे को लेंथ दे देगा तो ये वाला यूज़ कर लेना, तो लेंथ ना दे, ऑब्जेक्टिव लेंस दे, इमेज डिस्टेंस दे, डी दे दे, एफ ही दे दे, तो ये कर ले यार। दिक्कत क्या है ज़िंदगी में, दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ख़त्म है ना। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लार्ज ईयर लेंस क्यों यूज़ किया जाता है, पूछा था एक बार क्वेश्चन भाई। मैग्निफिकेशन को हाई करने के लिए यूज़, एक सिंपल रटवा चीज़ याद रखें, मैग्निफिकेशन को हाई करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है दोस्त, तो टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्त इसमें भी वही यूज़ करा जाएगा, इसमें भी एक मैग्निफिकेशन एक। अब इसमें जो लेंथ ऑफ द तेरी यहाँ पर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बनेगी ना दोस्त, वो हो जाएगी एल बराबर एफ नोट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई। ये तुझे याद कर ले यार, टेलीस्कोप की यह कहानी है, टेलीस्कोप की यह कहानी है, तू कहानी सुना दे, यह कहानी है। इसमें लेंथ ये बनती है, इसमें लेंथ ये बनती है। जय बोल बम बम बोले। चलो आगे बोलो बोलो।
चलो इन्फानाइट की बात करी गई थी, ये तो क्योंकि इमेज डिस्टेंस तो अपन दोस्त कहाँ बन रही है, वेन जब इमेज बनती है डी पॉइंट पर, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करवा दूँ? बोलते याद करवा दूँ? बोल जोर से बोल, याद करवा दो सर। ले भाई याद कर, एफ नोट अपॉन एफ ई 1+FE/D, 1+FE/D। तो याद हुआ नहीं हुआ? बोल, अरे जोर से बोल, 1+F0/FE, 1+F0/FE। बोल से बोल, जोर से बोल, याद हुआ या नहीं? तो याद करना तो तुझे ही है। अब एक और चीज़ याद रखना, टेलीस्कोप में सर ये दोस्त ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरा आंखों के पास रखा हो। तो तेरे को तारों को देखना है, तुझे सितारों को देखना है, तुझे दूसरे प्लैनेट को देखना है, तो तू टेलीस्कोप का यूज़ करेगा। तो तेरी आंख जहाँ पर जिस लेंस पर रखेगा उसका कर्वेचर क्या होगा? कम होगा, तो मीन्स फोकल लेंथ कम होगी। तो दोस्त ईयर लेंस सबसे ज़्यादा ये कम होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा होता है ईयर लेंस से, तो याद रख लेना। तो जहाँ पर तेरे को बड़ी बड़ी जो दूर रखी हुई चीज़ों को देखना है, तो तेरे को ऑब्जेक्ट क्या होंगे तेरे लिए? तारे, सितारे, स्टार, प्लैनेट। तो तेरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि तेरे को बहुत दूर की चीज़ों को देखना है, तो तेरे को बड़ा करना पड़ेगा। याद है नहीं है? ठीक है ना? तो तेरे को बड़ा करना पड़ेगा। बट तू जब माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा था, तो माइक्रोस्कोप में ईयर लेंस बड़ा था, इसमें इसका उल्टा है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बड़ा करा? क्योंकि तू दूर रखी चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जेक्ट तेरे दूर रखे हैं, तो तेरे को फोकल लेंथ दूर करनी पड़ेगी। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तू कम क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरे पास रखे हुए ऑब्जेक्ट भी छोटे हैं, तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ भी छोटी होगी ईयर लेंस से। ठीक है ना? याद हो जाएगा मित्र? ओके ना भाई? ओके तो बोल दे यार, थक गया बोलते बोलते। अब तेरी जो दोस्त इमेज बनेगी, वैन जब इमेज कहाँ बन रही है? डी पॉइंट पर बन रही है। डी पॉइंट पर नहीं भाई, डी तो कर लिया, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर कर लिया। कितनी बार कराओगे सर? इन्फाइनाइट बोल यार, इन्फाइनाइट पर बन रही है। तो तेरा जो आँखों को जो आराम मिलेगा वो याद रख लेना, जब तेरी इमेज डी पर बनेगी तो आँखों को थोड़ा स्ट्रेस फील होगा, और तेरे को जब इन्फाइनाइट पर इमेज बनेगी तो रिलैक्स फील होगा आँखों को। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाए तो। नॉर्मल तेरी आँखों को आराम लगेगा, दूर दूर रखी हुई, रिलैक्स फील होगा, स्ट्रेस रिलीफ फील होगा, नहीं होगा मित्र? तो तेरा जो मैग्निफिकेशन बनेगा -F0/FE। बोल तो याद कर, जोर से बोल, मज़ा आ गया? अरे जो बोले बम बम बोले। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्त, इम्पोर्टेंट का बाप है ये। क्वेश्चन पूछा था, साइन कन्वर्जन मत भूल जाना। जब इमेज तेरी डी पर बने तो मैग्निफिकेशन बनेगा F0/FE 1+FE/FE/D। मैग्निफिकेशन कहाँ बने? इन्फाइनाइट बने तो F0/FE, 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 F0/FE। यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया, वहाँ पर D/FE कहा था, यहाँ पर FE/D कर दिया, उल्टा कर दिया ना। तो थोड़ा D/FE था, V0/U0, यहाँ पर कुछ नहीं करना, F0/FE याद करना, F0/FE याद करना है। डी पॉइंट पर यहाँ पर 1+D/FE था कंपाउंड में, यहाँ पर क्या होगा? 1+FE/D होगा। डी और FE ऊपर नीचे चले गए, डी इन्फाइनाइट पर। बस ये चीज़ याद रख लेना, F0/FE, और कुछ नहीं है। बस मस्त रहे, दिमाग में रिलीफ ले, टेंशन रहे, मस्त रहे, आराम से। रे डायग्राम याद कर ले मित्र, पूछा जाता है। ठीक है मित्र? एक इसका लिमिटेशन पूछ लेगा क्या? क्वेश्चन ऐसे आता है कि तुमने रिफ्लेक्टिव अब ये तो हमने जो टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं ना मित्र, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। अपन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो लिमिटेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप दे रिक्वायर होता है लार्ज लेंस, बहुत लार्ज लेंस का यूज़ किया जाता है। बिग लेंस दे हैवी होते हैं, डिफ़िकल्टी होती है सपोर्ट करने में, एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं साले। द इमेज फॉर्म बनती है आर नॉट फ्री फ्रॉम द क्रोमेटिक एमर्सन, और क्रोमेटिक एमर्सन से फ्री नहीं होते थे, उसमें कलर आ जाते हैं ना, क्योंकि वेवलेंथ होती, लाइट रे आ रही है तो उसमें कलर का बहुत लपड़ा रहता है। तो उसको दूर करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाए गए भाई, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का आविष्कार करा गया। इसके एडवांटेज क्या थे दोस्त? उसमें कोई भी नॉन क्रोमेटिक एमर्सन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का ही तुम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हो? क्योंकि भाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में किसी भी प्रकार
का क्रोमेटिक अबर्शन नहीं होता है, किसी प्रकार क्रोमेटिक अबर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्रोमेटिक अबर्शन में कलर दिख जाते थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, बट इसमें कलर नहीं देते, ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और इसमें मिरर का यूज़ किया था, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, या इसमें मिरर का यूज़ किया था, मिरर का यूज़ किया जाता है इसलिए यूज़ नहीं होते। और ये बहुत सस्ते भी होते हैं इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भाई तुम्हें पूछा गया था अभी ऑफिसर सैंपल पेपर है उसमें पूछा गया है ये, तो उसका डायग्राम पूछा गया है। डायग्राम देख ले यार, कितना प्यारा नन्ना सा डायग्राम दे रखा है यार। न्यूमेरिकल तो नहीं बैठेगा इससे, न्यूमेरिकल तो नहीं बैठेगा, न्यूमेरिकल नहीं बैठेगा। इन दिस द लाइट बीन द फोकस अनदर, मिरर का यूज़ किया गया, ये पैराबोलिक मिरर का यूज़ किया गया है। तेरे भाई को ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर मिरर का यूज़ करा गया है, मिरर का यूज़ करा गया है। तो सेकेंडरी मिरर, ये ऑब्जेक्टिव मिरर, ये ईयर पीस। तो दोस्त तेरा ये रेज आ रही है, रेज आ रही है, तेरा यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ से रे टकराई, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये इधर गई, फिर यहाँ से भी रे आई, यहाँ से टकराई, फिर इधर गई। तो यहाँ पर ये मेरी आंखें रखी हुई है, नन्ही सी प्यारी सी आंखें रखी हुई है, इसने इसको देख लिया। तो डायग्राम याद कर ले, मित्र पूछा गया था। ओके, एडवांटेज क्या है, वी कैन क्या करते हैं, लार्ज लेंथ इन द शॉर्ट वेवलेंथ। तो मिरर क्या होता है, नो क्रोमेटिक अबर्सन, अबर्सन करने से इसने क्या बचा लिया, बचा लिया। तो ठीक है दोस्त, इसी प्रकार तेरा रे ऑप्टिक्स खत्म। वे ऑप्टिक्स की शुरुआत, वे ऑप्टिक्स में क्या बोला, वेव फ्रंट पढ़ा, पहले तो तेने वेव फ्रंट पढ़ा। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है कि भाई तेरे जो पानी तू जब नहाता है तो बाल्टी दिखती है, तो उंगली डाल तो एक स्पेरिकल सरफेस बन जाती है, एक वेव फ्रंट बनना। तो तेरी जो पानी होता है किस प्रकार आगे की तरफ स्प्रेड होता है। तो हमेशा देखना वेव क्या होती है, वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। पार्टिकल एक वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में नहीं जाते, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो तुमने एनर्जी उसको दी तो एनर्जी एक टाइम से दूसरे टाइम तक गई, तो एनर्जी का क्या हुआ दोस्त, ट्रांसफर हुआ है। तो एनर्जी का दोस्त क्या हुआ है दोस्त, ट्रांसफर हुआ है। ओके मित्र, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या तुझे? अरे बोलना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, बोल दे यार, जोर से बोल, आराम से बोल। ठीक है, तो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट एक लोकस पॉइंट होता है जिसमें सभी जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मेरा सोर्स ऑफ पार्टिकल है, ये मेरा वेव फ्रंट बन रहे हैं, इसके चारों तरफ स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। तो ये जो पहला वेव फ्रंट बन रहा है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो जो पहला वेव फ्रंट बन रहा है, उस फर्स्ट वेव फ्रंट में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट बना लेते हैं, जहाँ पर फेज जो होता है वो सभी सेम होता है, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये तो फर्स्ट वेव फ्रंट है ना, ये मेरा फर्स्ट वेव फ्रंट है, दैट इज कॉल्ड सेकंड वेव फ्रंट, दैट इज थर्ड वेव फ्रंट। तो फर्स्ट वेव फ्रंट में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, ये फर्स्ट वेव फ्रंट में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सेकंड वेव फ्रंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है दोस्त, सेकंड वेव फ्रंट के लिए एक सोर्स का वर्क करते हैं। क्योंकि एक तू जानता है पॉइंट सोर्स, जो पॉइंट सोर्स होता है उससे क्या बनती है दोस्त, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनती है, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनती है। जो तेरा लीनियर सोर्स होता है, ट्यूबलाइट, लट्टू 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 लट्टू, लड्डू नहीं भाई, लट्टू लट्टू अपना प्यारा सा बल्ब बात कर लेते हैं, बल्ब बात कर लिया। तो लीनियर जो सोर्स होता है ना, उससे बनती है दोस्त प्लेन वेव फ्रंट। सिलेंडरिकल यार, क्या करते हो सर, थक गए रखते हो आप। एक जब लीनियर सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनती है, जब तेरा पॉइंट सोर्स कहाँ पर रखा हो, इन्फाइनाइट पर रखा हो, तेरा पॉइंट सोर्स इन्फाइनाइट पर रखा हो, तो तेरा उससे क्या बनती है, पॉइंट सोर्स कहाँ पर रखा हुआ है दोस्त, इन्फाइनाइट पर, उससे क्या बनती है, ये तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और उससे क्या बनती है, पॉइंट सोर्स तेरा जब इन्फाइनाइट पर रखा होता है, तो उससे हमेशा तेरी प्लेन वेव फ्रंट बनती है। ठीक है, तो याद रख लेना, ये जो फर्स्ट वेव फ्रंट में जो प्रेजेंट जो सोर्स पार्टिकल है, वो सेकंड वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स का वर्क करते हैं, और ये इस प्रकार से वेव फ्रंट निकालते हैं। तो इनको जो मिलाने से दोस्त क्या हो जाता है, एक पॉइंट सोर्स निकल जाता है। इसमें दोस्त दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लिख ले। हाइजेंक प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, हाइजेंक प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को प्रूव करना। रिफ्लेक्शन लॉ और रिफ्रैक्शन लॉ, दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, तीन डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स में, पांच डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, एक ठुकेगी, लिख ले। आगे बढ़े, वेव फ्रंट हो गया। सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फॉर्मूला देख, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाता हूँ मैं, ज़्यादा ड्राइवाइन नहीं करता भाई, क्योंकि मेरे को देखो कम टाइम में तो बहुत कुछ करवाना है ना। तो ये जो आर है ना दोस्त, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोला जाता है इसे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ट्यूड। तो ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2
R1 R2 कोस स्क्वायर फाइव, आई थिंक यही होगा। और यहाँ पर एक रूट लग जाता है मित्र, रूट लग जाता है मित्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मित्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे मित्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोस स्क्वायर नहीं है, A1 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। R1 इज इक्वल टू A1 भी होता है, R2 इज इक्वल टू A भी लिख देता है, और R इज इक्वल टू A क्लास में करवाया था पिछले क्लास में, किंतु इससे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 बोल दे, A बोल दे, एम्पलीट्यूड है। तो ये R1 A1 A2 क्या है, ये फर्स्ट वेव है, दो वेव जा रही है, एक वेव जा रही है y और ये दो y2, तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड A1 R1 या A2 R2 है। और जो इन दोनों को मिल गई ना सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल से जो मिली रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड मिला, रिजल्टेंस वेव जो मिली जिसका एम्पलीट्यूड कितना है y है, तो ये जो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से मिलकर बनी है, उसका इससे ये फॉर्मूला आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दोस्त क्या पूछा जाता है, अब एक और इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी है एक इसका, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है ना मित्र, जो इंटेंसिटी होती है, पहले तो इंटेंसिटी के फिजिकल मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये तो इसकी डेफिनेशन होती है, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। बट जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ओके मित्र, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो दैट मीन्स कांड यहाँ से मैं एम्पलीट्यूड इन टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू होगी R स्क्वायर के, तो यहाँ पर इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी होगी R1 स्क्वायर का R1 स्क्वायर के, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। और I2 प्रोपोर्शनल होगा R2 स्क्वायर के, तो यहाँ पर जो R1 होगा वो रूट I1 बन जाएगा, और R2 जो बन जाएगा रूट I2 बन जाएगा। तो यहाँ से में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट करके देखना मित्र, हो जाएगा बहुत ईजी। R को जो मैंने, ये R स्क्वायर चलेगा, इधर R स्क्वायर चलेगा, R1 स्क्वायर की जगह I1 स्क्वायर, क्योंकि I1 रख दूंगा ना, तो R1 स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसको I1 कर दिया, इसको I2 कर दिया, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, क्योंकि R1 R2 की जगह रूट I2 कर दिया कोस फाई। तो ये भी दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्त बताना, फॉर मैक्सिमम आर मैक्सिमम या आई मैक्सिमम के लिए फाई की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाएगी, याद रख लेना, फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट इस काल में यहाँ पर आर मैक्सिमम करूँ तो फाई की वैल्यू जीरो रख दी, तो यहाँ पर 1 हो गया, फाई की वैल्यू 1 रख दी, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दैट मीन्स काल इसको लिख सकता हूँ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तू करके निकाल सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोस जीरो, ये 1 हो गया, तो दैट इस काल ये क्या बन गया तेरा आर मैक्सिमम, क्या बन गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का रूट, तो हटा देना रूट, स्क्वायर लगा रहा है तो आई मैक्सिमम में भी क्या कर देगा 1 लग देगा, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस 1, कोस फाई की वैल्यू 1 रख दी रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई मैक्सिमम कितना हो गया दोस्त, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, करके देख खोल इसको, ए का स्क्वायर ये बनेगा, बी का स्क्वायर ये बनेगा, और 2AB ये बनेगा। मित्र समझ में आ रहा है, मित्र समझ में आ रहा है क्या, तो बोल दे यार मित्र समझ में आ रहा है। तो आई मैक्सिमम ये बन गया, और आर मैक्सिमम क्या बना R1 प्लस R2, ठीक है। जोर से बोल, बम बम बोले, जय श्री राम, जोर से बोल दे यार, जोर से बोल दे, मज़ा आया ना नहीं आया। अब दोस्त मिनिमम करने के लिए फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई, फाई की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्त, पाई, क्योंकि तेरे को मिनिमम करना है ना उसको, तो फाई की वैल्यू पाई रख देना। फॉर मिनिमम फाई की वैल्यू पाई ठोक दे, डेट इस काल कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो यहाँ से आर मिनिमम रख दे, यहाँ पर फॉर्मूला रख देना, -1 आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स आर मिनिमम तेरा बन जाएगा दोस्त R1 माइनस R2, ठीक है। इसी प्रकार तेरा यहाँ पर -1 बन जाएगा, रूट I1, यहाँ पर प्लस आ रहा था तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस आ रहा है ना,
प्लस आएगा दोस्त, यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ पर जो प्लस आ रहे थे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मिनिमम में माइनस आ जाएंगे। अरे समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, जोर से बोलो, समझ में आया तो ठोक दे लाइक, ठोक दे लाइक, ठोक दे लाइक। अरे सही क्या बाइक पे मांग रहे हो दोस्त, मज़ा आता है ना जब लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मज़ा आया ना आया तू बता दे, ज़िंदगी का सफ़र है, ज़िंदगी है सफ़र है, तो ठोक दो ये रे मित्रा मित्रा मित्रा। तो अब तुझे क्या पूछेगा, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का रेशियो। तो दोस्त आर मिनिमम और आर रेशियो का पूछा तो डरते हैं क्या हम, डरते हैं क्या हम। लो सर, R1/R2 R1 - R2, जो गिवन क्या देगा, R1/R2 का रेशियो दे देगा। तो R1/R2 का रेशियो दे दिया तो R1 कॉमन ले ले, R2 कॉमन ले ले, R1/R2 का रेशियो दे दे, 3/4 ऐसे तुझे। या तुझे पूछ लेगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशियो। तो ये दोस्त डरते हैं क्या सारा, डरते थोड़ी हैं, मैक्सिमम में प्लस होता है दोस्त। ठीक है दोस्त, बोल दे मित्र। अरे याद कर क्या बैठा है यहाँ पर, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू R1 + R2, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, आर मिनिमम इज इक्वल टू R1 - R2, आई मिनिमम इज इक्वल टू, आई मतलब इंटेंसिटी, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बोल ठोक दो ठोक। ठीक है आगे बढ़ाओ सर, YDS बताओ। अब बहुत हो गया आपका कहानी, YDS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा, कोई डेरिवेशन नहीं है इसकी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रख। YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्त, क्या होता है, दो स्लिट होती है, कोरेंट सोर्स क्या होता है, पहले बात इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या होता है। सर इंटरफेरेंस क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया था सर, इंटरफेरेंस ये होता है सर जब दो वेव सेम वेवलेंथ की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम इंटेंसिटी की, यहाँ से S1 और S2 सरफेस से दो वेव निकली सर, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम वेलोसिटी की, जब किसी पॉइंट स्क्रीन ऑफ लाइट जब किसी पॉइंट पर जाकर सुपर इम्पोज होती है और ये कोरेंट सोर्स से निकलती है। कोरेंट सोर्स क्या होता है दोस्त, कोरेंट सोर्स, ये तेरा कोरेंट सोर्स होना चाहिए। कोरेंट सोर्स दोस्त वो होता है जिस पर फेज रो डिफरेंस होता है, फेज रो डिफरेंस होता है, कौन सी भी दो वेव निकाली उन दोनों के बीच में फेज रो डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट होता है। फेज डिफरेंस दोस्त क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब दो S1 और S2 सरफेस से दो वेव निकलती है, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेलोसिटी, जो मैंने मेरा सबसे सेम कर दे, इंटेंसिटी भी सेम वेवलेंथ की, मोनोक्रोमेटिक, सेम वेवलेंथ की, जब जाके किसी स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होती है तो किसी पॉइंट पर जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जिसे मैं ब्राइट फ्रिंज कहता हूँ, और किसी पॉइंट पर जाकर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है जिसे मैं दोस्त डार्क फ्रिंज कहता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड, इस लाइट के ऑप्टिक्स के फिजिकल फिनोमिना को दोस्त इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहला देती है। डेफिनेशन पूछी जाती है, बोल। ठीक है, तो ये मेरा तो पॉइंट पी हो जाएगा, मेरा दोस्त पॉइंट पी हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा। दोस्त मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, दोस्त मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। दोस्त मज़ा आ रहा या नहीं आ रहा। तो S1 S2 S1 S2, तो S1 और S2 ठीक है, तो ये तेरी इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये तेरा पॉइंट हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। ये मेरी क्या है दोस्त, स्क्रीन है, ये मेरी क्या है दोस्त, स्क्रीन है। तो बात समझ में आ रही है दोस्त। अब तेरा यहाँ पर जो स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो डी होता है, ये थोड़ा स्मॉल डी होता है। स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। अब एक और चीज़ आती है दोस्त, वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ, जो तेने S1 और S2 कोरेंट सोर्स से निकली ना, इंसिडेंट वेवलेंथ फ्रॉम द कोरेंट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ होनी चाहिए, λ1 λ2 इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम वेवलेंथ
एक यहाँ पर दोस्त फेज डिफरेंस भी आता है, क्योंकि ये रे निकली और एक ये निकली, तो दोनों साथ साथ जाएगी ना। इस एक परपेंडिकुलर डालने के बाद यहाँ पर एक फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो एक पार डिफरेंस होता है और एक फेज डिफरेंस होता है। तो डेल फाई इज इक्वल टू के डेल एक्स याद रख लेना, फाई इज इक्वल टू के एक्स याद रखना। फाई क्या होता है दोस्त? फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है। डेल एक्स क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है, पाथ में डिफरेंस होता है। के क्या होता है? प्रोपेगेशन वेक्टर होता है, 2 पाई अपॉन लेमड़ा होता है इसका यूज़। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा दोस्त, 2 पाई अपॉन लेमड़ा डेल एक्स। ओके दोस्त, मित्र मित्र कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो बनेगी फ्रिंज, यहाँ पर फ्रिंजें बन रही है ना, यहाँ पर अलग अलग फ्रिंज बनेगी, ऐसे 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 फ्रिंज बनेगी। अब ऐसे फ्रिंजें बनेगी दोस्त, ठीक है। फ्रिंज में देख तो देख जब इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। इसमें ब्राइट फ्रिंज भी कह देता हूँ। तो इसे बोलते हैं दोस्त क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जो पार डिफरेंस होता है वो एन लेमडा होता है। ओके दोस्त, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा, और यहाँ पर एन लेमडा रख दे, पाई से पाई उड़ा, 2n पाई तेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फार डिफरेंस। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, अब तेरी जो फ्रिंज बनी, यहाँ पी पॉइंट बनी और ये तेरा सेंट्रल है। सेंट्रल में हमेशा मैक्सिमम बनता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसे, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना था वाई, वाई तेरे को पता नहीं फ्रिंज कहाँ बन रही है, तो वाई एन इज इक्वल टू याद रखना, फ्रिंज पोजिशन बोलते हैं इसे, फ्रिंज पोजिशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो वाई एन इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल एक्स, याद रख लेना। कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस, और इस डेल एक्स क्या है? पार डिफरेंस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो याद रखेगा नहीं रखेगा मित्र, याद कर ले। लाल लगा रहा हूँ, लाल 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 मतलब खतरा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो याद कर लेना। तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो वाई एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा दोस्त? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और डेल्टा एक्स कितना है? एन लेमडा। तो एन लेमडा यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मैक्सिमम मेरा ब्राइट फ्रिंज बने तो फ्रिंज पोजीशन ये यूज़ करना और एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके, ये तेरा केस फर्स्ट था। अब दोस्त केस सेकेंड, तेरी जो फ्रिंज है ना, तेरी जो फ्रिंज है ना दोस्त, वो फ्रिंज में तेरी इंटेंसिटी मिनिमम बने, तेरी इंटेंसिटी मिनिमम बने, या तेरे को वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम बने, मतलब डार्क फ्रिंज बन रही है, डार्क फ्रिंज बन रही है, तो इस चीज़ को कहा जाता है दोस्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस चीज़ के लिए दोस्त, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जो फेज डिफरेंस होता है ना, वो होता है दोस्त 2n-1 लेमडा बाई 2n-1 लेमडा बाई 2। और यहाँ पर जो n स्टार्ट होता है दोस्त 1 से ही स्टार्ट, प्लस लगा दूंगा तो 0 से स्टार्ट होगा, कारण यहाँ पर n 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा, डेल्टा एस कितना हो जाएगा? 2n-1 लेमडा बाई 2, लेमडा से लेमडा उठा, तो यहाँ पर 2 से 2 भी उठा, 2n-1 पाई, फेज डिफरेंस ये हो जाता है। ओके मित्र, तो यहाँ पर जो फ्रिंज पोजीशन हो जाएगी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी डेल्टा एक्स, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बोल याद रख, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दे कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स पार डिफरेंस है, तो यहाँ पर किसे याद करूँगा?
पावर डिफरेंस कितना बन रहा है 2n-1 λ/2। तुझे बोला कि डार्क फ्रिंज बन रही है, तेरा ये थर्ड डार्क फ्रिंज बन रही है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर, n की जगह 3 रख दे। थर्ड डार्क फ्रिंज बन रही है तो तू n की जगह 3 रख दे इस फॉर्मूले में। तो भाई दो फॉर्मूले यूज़ होंगे और दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। फ्रिंज पोजीशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये भाई, क्वेश्चन आते हैं इनसे, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मित्र, याद रख लेना, फ्रिंज पोजीशन का फॉर्मूला है, फ्रिंज की पोजीशन ब्राइट फ्रिंज पोजीशन, ठीक है, और ये क्या है डार्क फ्रिंज पोजीशन। मैंने वीडियो बना रखा है इसका, एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं सारे, PYQ देख लेना, डार्क फ्रिंज पोजीशन। ओके, एक और चीज़ होती है दोस्त, फ्रिंज विड्थ, जो इसी में होता है इंटरफेरेंस डबल स्लिट फ्रिंज विड्थ, जिसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, टू सक्सेसिव मतलब टू जो नेबरहुड जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है उनके बीच में डिस्टेंस। अब तेरे को बताऊँ क्या कैसे करेगा तू इसको, कैसे करेगा दोस्त, ले भाई सर YDSC डायग्राम बताओ, मज़ा आ जाएगा। देख 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 मज़ा आएगा। कैसे कर, कैसे ऐसी फ्रिंजें बनती है दोस्त, ऐसी फ्रिंजें बनती है, फीलिंग ऐसी आती है। ये तेरी फ्रिंजें बन रही है, ये तेरी फ्रिंजें बन रही है, तेरे को देख रहा ना, ये तेरी फ्रिंजें बन रही है दोस्त, ये तेरी फ्रिंजें है। ओके, ये ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट, यहाँ तो ग्रीन दिख रहा है, उसके बीच में ग्रीन क्या है ब्राइट फ्रिंज। वो ग्रीन और दो ग्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो दो ग्रीन के बीच में जो तुझे डिस्टेंस दिख रही है ना, वो तेरी क्या है डार्क फ्रिंज, वो तेरी क्या है दोस्त डार्क फ्रिंज। समझ रहा है मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ये तेरे को जो ग्रीन दिख रही है, ये तेरे माना कि ये पोजीशन है, ये तेरे यहाँ पर दो स्लिट रखी हुई थी, ऐसे 2 स्लिट रखी हुई थी तेरी, और डिस्टेंस यहाँ पर D था, है ना, और यहाँ पर दोस्त तेरा क्या हुआ कैपिटल D है, तो ये तेरा सेंटर, और यहाँ पर 2 वेव गई और कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर P पॉइंट पर। तो ये जो ग्रीन दिख रही है तेरी ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो तेरी ये ग्रीन जो दिख रही है वो तेरी दोस्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रीन तेरी ब्राइट, और ग्रीन के बीच में जो डार्कनेस दिख रही है ना, ये डार्कनेस, ये तेरी डार्क फ्रिंज बता रहा है। ये काला जो दिख रहा है ना, ये तेरी डार्क फ्रिंज को बताता है। इस प्रकार ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगी, ये सेकंड डार्क फ्रिंज होगी, थर्ड डार्क फ्रिंज। बट यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये होगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज ये होगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज ये होगी, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो ये पोजीशन को बताता है। यदि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बोल दे तो ये Y1 हो जाएगा, ये Y2 हो जाएगा। यदि तेरे को फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बोले तो Y1 डैश, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्त 2n-1 λ/2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्त yn इजक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d n लैम्डा। यहाँ पर बस 2n-1 λ/2 याद रख लेना, यहाँ पर n लैम्डा याद रख लेना, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d याद रखना। फिर डिफरेंस इनका रहता है, डार्क का इतना रहता है, ब्राइट का इतना रहता है। तो ये मेरा फ्रिंज पैटर्न बनता है। बट इसकी जो इंटेंसिटी होगी दोस्त वो सेम रहती है। इंटेंसिटी जो पैटर्न होता है ना वो दोस्त इंटेंसिटी पैटर्न सेम रहता है, तो याद रखना है दोस्त तुझे। ओके, तो इंटेंसिटी पैटर्न हमेशा सेम ही रहता है। तो जो इंटेंसिटी रहेगी फ्रिंज विड्थ जो रहेगी वो क्या होती है, कौन सी भी दो ब्राइट और दो डार्क के बीच में डिस्टेंस होती है। कौन सी भी दो ब्राइट और दो डार्क के बीच में डिस्टेंस, तो ये दो ब्राइट है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो तेरी कॉल कहेगी फ्रिंज विड्थ। या दो डार्क के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या, वो मेरी क्या कहलाएगी दोस्त फ्रिंज विड्थ। तो या तो मैं ये ब्राइट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगी दो कंजुकेटिव मतलब पास वाली जो ब्राइट या डार्क के बीच में डिस्टेंस होगी वो भी बीटा कहलाएगी। या दो डार्क दोनों डार्क के बीच में डिस्टेंस रहेगी वो भी मेरी फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। ओके मित्र, तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला रहेगा या तो मैं yn डार्क ब्राइट बोल लो और yn-1 मैंने बार बोल दिया, ये फॉर्मूला से निकलता है। तो फॉर्मूला आता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा। कुछ नहीं करना, फ्रिंज पोजीशन का फॉर्मूला था ना कैपिटल D अपॉन स्मॉल d और डेल्टा एक्स को ठोक n लैम्डा रखते हो ना तुम, या 2n-1 लैम्डा रखते हो। कुछ नहीं करना, n घटा लैम्डा ठोक दो, लैम्डा ठोक दे मित्र, लैम्डा ठोक दे। ठीक है, पूछ ले जाए तो कुछ दिक्कत नहीं। बीटा इज इक्वल टू yn और yn माइनस कोई n पोजीशन की फ्रिंज है और एक n-1 पोजीशन की फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि n और n- के बीच में डिस्टेंस बहुत कम आ रहा है ना। तो मैं ब्राइट की बात कर रहा हूँ दोस्त, ब्राइट की बात कर रहा हूँ। तो n लैम्डा अपॉन कैपिटल D
माइनस एन माइनस वन लेमडा अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बहुत शानदार फॉर्मूला है दोस्त, याद रख लेना, बहुत शानदार फॉर्मूला है, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कैसे होगा, बीटा प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, बीटा प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी के, और बीटा रेसिप्रोकल है स्लिट्स की डिस्टेंस के। तो तुझसे पूछा जाएगा कि तूने स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी तो तेरी फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या किसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। YDSC बोल दिया, इफेक्ट की बात कर रहा है तो फ्रिंज विड्थ की ही कहानी बोलना है तुझे, फ्रिंज विड्थ को ही चेंज करना है। तो कैपिटल डी को तेने चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो तेरा फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तेरा वेवलेंथ बढ़ा दी तो तेरा फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगा। और ऐसे तरीके से ये कंप्लीट YDSC के सेटअप को इमर्ज कर दिया इन वाटर में इमर्ज कर दिया। लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरा इंक्रीज हो गया। तेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्त वो क्या हो गया, तेरा इंक्रीज हो गया। तेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि तेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है न्यू बोले या एन बोले तो सी अपॉन लेमडा होता है, सी अपॉन एफ इंटू लेमडा होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने बताया ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो जो इफेक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल हो गया। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है ये प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और वेवलेंथ तेरी रेसिप्रोकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो तेरा जो फ्रिंज विड्थ रहेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बीटा मीडियम में डालने के बाद जो तेरा बीटा एयर में था ना, जो ए था जिसका 1 था, वो इसका तेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो बढ़ जाएगा। दैट मींस कॉल इमर्ज करने के बाद तेरा जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, इमर्ज करने के बाद फ्रिंज विड्थ तेरे को मैंने टेस्ट में दिया था, विल बी डिक्रीज। वो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मीडियम में क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू एयर में जो YDSC का फ्रिंज विड्थ करा गया। जो तेरा न्यू क्या होता है 1 से बड़ा होता है, और एयर के मीडियम के लिए 1.5 समथिंग वो का 1 से बड़ा होता है ना, 1.3 या 1.5 किसमें भी करा, तो मीडियम में हमेशा कम होता है। एयर में तेने YDSC को करा वो सही करा था, YDSC सेटअप को। ओके, ये तेरा YDSC से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि तेने थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज को सेम मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। तेने 2 वेवलेंथ निकाली M1 और λ2 जो तेने स्लेट से डाली, और तीसरे क्वेश्चन में बोल दिया कि तेने थर्ड ब्राइट फ्रिंज और थर्ड ब्राइट फ्रिंज है ना, थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ डार्क फ्रिंज, ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज। क्योंकि वेवलेंथ तो अलग अलग है ना, कि λ1 और λ2 वेवलेंथ, ये λ1 के हैं, ये λ2 के हैं। फॉर ब्राइट फ्रिंज या फॉर ब्राइट फ्रिंज ही बोल दे, ये कोइंसाइड कर रहे हैं। कुछ मत कर, 3λ1 बाई कैपिटल डी, क्योंकि y पोजिशन है ना, y3 इज इक्वल टू y4, तो n लेमडा अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी रहता है। ये तो फॉर्मूला रहता है ना दोस्त अपना, n लेमडा कैपिटल डी, फ्रिंज पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, n लेमडा अपॉन कैपिटल डी, ये फ्रिंज पोजीशन का फॉर्मूला नहीं रहता क्या दोस्त, भूल गया यार। ब्राइट के लिए ये याद नहीं करवाया तुझे, ये तो फ्रिंज विड्थ की कहानी खत्म है यहाँ से, ये यहाँ से खत्म। तो 3 थर्ड की बात करेगा 3 रखेगा, ब्राइट की बात करेगा n लेमडा रखेगा, और यदि डार्क की बात करेगा 2n - 1 लेमडा बाई 2 रखेगा। नहीं रखेगा तो क्वेश्चन नहीं करता है, क्वेश्चन गलत करके आता है। तो तुझे यार ये फॉर्मूला याद कर ले भाई, और कुछ भी नहीं है, ठुकेगा, नंबर आएंगे आराम से, फ्री के क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत सारे, करके देख ले यार, फिर भी तेरे नंबर नहीं आते टेस्टों में, फिर भी तेरे गलत करता है। 3λ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि फोर्थ की बात करें, 4λ1 की बात कर रहा है, ये λ2 की बात कर रहा। अब λ1 और λ2 का रेशियो पूछ ले, कर लेना यार। यदि डार्क बोल दे तो यहाँ पर डार्क में क्या कर देगा, यदि डार्क बोल देता तो कुछ नहीं करता, 2n - 1। यदि फोर्थ डार्क बोल दिया, डार्क फ्रिंज बोल दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई पोजीशन का, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 2n - 1 लेमडा बाई 2, तो 4 रख दे, 8 - 7 लेमडा बाई 2 रख दे, 7 लेमडा बाई 2 रख दे। कौन साइड करा रहा है, किसी भी कौन साइड, डार्क से कौन साइड करा रहा है, ब्राइट से कौन साइड करा रहा है, कौन साइड करा लेना, दिक्कत क्या आ रही है यार। अब बात करें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत कम पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ ना इस वीडियो में। रे ऑप्टिक्स में देख लेना 2, 5 से 10 नंबर लेके जाएगा ये वीडियो, देख लेना, गारंटी दे रहा हूँ मैं। और PDF चाहिए तो मुझे बता देना, भेज दूंगा। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये बेंडिंग ऑफ लाइट को बताता है, बेंडिंग ऑफ लाइट को बताता है। मतलब जो लाइट होती है ना वो उसको बेंड जो कर देती है उसको बताता है। लाइट की जो वेव नेचर होती है वो भी क्या करती है? बेंड करती है। जिस प्रकार साउंड वेव, जैसे तू एक कमरे में और दूसरे कमरे में खड़ा है, तेरे को साउंड दिखाई देती है, तेरे को आवाज़, तेरी लाइट जो इस कमरे में लाइट जल रही है दूसरे कमरे में लाइट नहीं जल रही, दूसरे कमरे में लाइट जलने लग जाती है। मतलब दूसरे कमरे में लाइट थोड़ी जलती है यार, तेने एक कमरे में लाइट जलाई तो दूसरे कमरे में उसकी लाइट थोड़ी रोशनी जाएगी। कारण तू यहाँ पर बोल रहा है तो पास वाले कमरे में कान, दीवारों के भी कान होते हैं, तो पास वाले कमरे साउंड डिफ्रेक्ट करती है। एक डिस्पर्जन से भी डिस्पर्जन एक पार्ट है। डिस्पर्जन क्या करता है दोस्त? लाइट को 7 कलरों में क्या कर देता है? डिफ्रेक्ट कर देता है, 7 कलरों में विभक्त कर देता है। तो एक बार ऑपरेशन नंबर पर क्वेश्चन आया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कर देता है? साउंड वेव में भी होती है, लाइट में भी होती है। तो लाइट का बेंड जो होता है साउंड वेव में भी होता है, डिफ्लेक्शन किस में होता है? साउंड वेव में भी होता है और लाइट में भी होता है। डिस्पर्जन में डिफ्रैक्शन नहीं होता है, डिफ्रैक्शन नहीं होता है, डिफ्रैक्शन नहीं होता है। डिस्पर्जन क्या होता है? लाइट को 7 कलरों में चेंज कर देता है। लाइट जो होता है उसको 7 कलरों में चेंज कर देता है, देख लेना, 7 कलरों में चेंज कर देता है। ये अलग कलर होते हैं, ये क्या एक एक बनाने के पॉसिबल नहीं है यार, 7 कलर है ना, ये 7 कलर में चेंज कर देता है। इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, डिस्पर्जन। तो अब इसमें जो कंडीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में कंडीशन पूछ ली जाती है, तो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होती है? तो जो वेवलेंथ होती है लगभग बराबर होती है स्मॉल ए के। स्मॉल ए क्या होती है? अपर्चर, अपेरेचर या ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल बोल दे, अपर्चर बोल दे, कुछ भी बोल जाता है। दैट मीन्स कहते हैं यहाँ पर वो डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा जाता है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा जाता है मित्र, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसमें करा जाता है। ओके, तो अरे यार क्या हो, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा जाता है। तो उसमें ये जो मैंने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना मित्र, तो ये मेरा ये सिंगल स्लिट करा, तो ये जो इसका जो अपेक्चर रहता है वो बोलता रहता है। तो जो अपेक्चर होती है वो वेवलेंथ के लगभग बराबर होनी चाहिए, मतलब उसकी इक्वल रहनी चाहिए, जब तो लाइट जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर ये वेवलेंथ डाल रहा हूँ, तो ये वेवलेंथ, एक वेव जा रही है, तो इस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ इस अपेक्चर के बराबर हो जाए या इससे थोड़ी ज़्यादा भी चलती है और बराबर हो जाए। जब ये ज़्यादा हो जाए या इससे ज़्यादा नहीं, कम, या तो ये जो वेवलेंथ है इस अपेक्षा इक्वल हो जाए या इसके थोड़ी बराबर हो जाए, तो यहाँ पर जो होता है वो यहाँ से चली जाती है, वेव यहाँ से इंसिडेंट होकर चली जाती है और स्क्रीन पर अपन को आराम से दिखाई देती है। तो लगभग इक्वल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ से यहाँ पर मुझे इसके अंदर में सो के जानी चाहिए, तो वेवलेंथ इसके लगभग बराबर होनी चाहिए। तो और यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है, यहाँ पर अब यहाँ पर YDS में बताना भूल गया मैं, इंटेंसिटी YDS से जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, इसका एक इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है। ये कहाँ गया मेरा YDSC यार जब बिना कुछ लेकर सब एक साथ स्टार्ट करके ना बताना, जब सब भूल जाते हैं क्या कुछ, क्योंकि मैं करा रहा हूँ, मेजोरिटी पार्ट करा रहा हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ यार थोड़ा, क्योंकि मैंने भाई अभी जो तुम्हें करवाया है ना, किताब को हाथ नहीं लगाया, बस जो मन में आ रहा है सब बोलता जा रहा हूँ तुम्हारे सामने, और साथ ही साथ मैं भी याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस में ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो इसमें इंटेंसिटी क्या होती है? बिल्कुल सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं होता। तो इंटेंसिटी का जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। तो इस ग्राफ को याद रख लेना, ग्राफ ऐसे बिल्कुल सेम बनता है, ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ बिल्कुल सेम बनता है। इसमें डीके होता है, इसमें डिफ्रैक्शन में क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होती है? घटती जाती है। देखो यहाँ पर सेंट्रल, बिल्कुल सेंट्रल मैक्सिमम बनेगी, फिर यहाँ पर इंटेंसिटी घटती जाएगी, फिर यहाँ पर इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक P पॉइंट रहेगा, वही यहाँ पर कैपिटल D रहता है, यहाँ पर स्मॉल d की जगह वहाँ पर स्मॉल d होता है, या स्मॉल d की जगह स्मॉल a ले लिया, बस बात ख़त्म। और वही y पोजीशन है। अब यहाँ पर दो होता है, दो चीज़ों, यहाँ पर एंगल होता है, यहाँ पर दोस्त
ब्राइट फ्रिंज बनती, जो यहाँ पर दिखेगी वो यहाँ पर दिखेगी। अब बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ से तुम लाइट डाल रहे हो तो लाइट यहाँ से बेंड होगी ना, दो डायरेक्शन में जाएगी। तुमने एक लट्टू बल्ब के सामने हाथ रख दिया तो वो वहाँ पर तो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, बट तुम्हारे हाथ के किनारों से लाइट चली जाएगी ना, तो यहाँ पर वो चीज़ें होती है। ओके दोस्त, तो ये यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर एक सेंटर लीनियर विड्थ आएगी और एक दो चीज़ें यहाँ पर यूज़ होएगी, एक लीनियर विड्थ और एक बहुत ज़्यादा, एक लीनियर विड्थ का फॉर्मूला आता है और एक दूसरे चीज़ का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर आप कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है ये चीज़ें, जो कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो एंगुलर विड्थ होती है, जो 2 थीटा कहला देता है, इसको याद करना है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू, ये कैपिटल डी है, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से साइन थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इस ट्रायंगल के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वाई, बेस अपॉन क्या है थीटा, बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा लगभग क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी हो गया। जो 2 थीटा हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वाई अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। और वाई की वैल्यू तुम जानते ही हो क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है आराम से लेमडा कैपिटल डी, स्मॉल डी का मतलब स्मॉल ए यहाँ पर, और लेमडा, ओके, और कैपिटल डी। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू बन गया दोस्त लेमडा अपॉन स्मॉल ए, लेमडा अपॉन स्मॉल ए। तो ये डिपेंड रखा, क्योंकि एंगुलर विड्थ होती है, वो जो मेरी एंगुलर विड्थ होती है वह ओनली डिपेंड करती है दोस्त किस पर, लेमडा और अपेक्चर है। ये स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। तो एंगुलर इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन पर। यहाँ पर एक मैक्सिमा और मिनिमा की कहानी आती है, यहाँ पर एक मैक्सिमा और मिनिमा की कहानी आती है। मैक्सिमा होता है और एक मिनिमा होती है, कंडीशन याद रखना है इनकी, मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमा की कंडीशन होती है दोस्त, अब यहाँ पर ए साइन थीटा बनता है, यहाँ पर ए जो बन रहा है ना, यहाँ पर याद रखना ए साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमा के लिए 2n-1 लेमडा बाई 2, 2n-1 लेमडा बाई 2, जबकि मिनिमा के लिए होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ये थोड़ी उल्टी होती है, इसका उल्टा होता है, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 और यहाँ पर एन लेमडा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगुलर विड्थ होती है ओनली लेमडा और ए पर डिपेंड करती है। तो 2 थीटा मतलब एंगुलर विड्थ जो रहेगी, ए डब्ल्यू से लिख देता हूँ, एंगुलर विड्थ को प्रोपोर्शनल रहेगा लेमडा के, वेवलेंथ बढ़ाएगा तो एंगुलर विड्थ भी बढ़ेगी, रेड स्लिट के बीच में अपेक्चर बढ़ाएगा तो एंगुलर विड्थ भी कम होगी, ओके। और ये डज नॉट डिपेंड करती है डी पर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट रहती है, कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करती है, ओके। तो इसकी एक कंडीशन रहती है। और जो ग्राफ रहता है इसके बीच में, ग्राफ जो रहता है इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस के बीच में, तो इसका ग्राफ जो होता है वो डीके होता जाता है, क्योंकि जो ये जो डीके होता जाता है, ये प्रकार से डीके होता जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनता है ना दोस्त, डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमम बनती है और बाद में जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फ्रिंज की, उसमें इंटेंसिटी घटती जाएगी, जैसे मैं तुझे दिखाऊँ डिफ्रैक्शन की स्लिट दिखाऊँ, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो स्क्रीन तू स्लिट देखेगा ना, जो इंटेंसिटी क्या होगी, फ्रिंज पैटर्न बताऊँ ना तुझे, तो फ्रिंज फ्रॉम द स्लिट, सिंगल स्लिट से देखेगा, फील कर भाई, फील कर, तो जो इंटेंसिटी देखते क्या हो रही है, इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम बन रही है, अरे यहाँ पर मैक्सिमम बन रही है, फिर देख ऊपर जाते जाते तेरे डिक्रीज हो रही है ना, देख ये ब्राइट फ्रिंज कम होती जा रही है, अरे हो रही नहीं हो रही मित्र, ब्राइट फ्रिंज के ऊपर जाते जाते कम हो रही है ना, देख यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बन रही है, फिर ये कम हो गई, फिर ये और कम होगी, फिर ये और कम होगी, फिर ये और कम होगी, फिर और कम होगी, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम पहले थी, फिर डीके होती गई, फिर डीके होती गई, फिर डीके होती गई, फिर डीके हो गई, मतलब कम होती जा रही है। तो इंटेंसिटी वर्सेस ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के साथ, पोजीशन के साथ ग्राफ है, जबकि YDSC में इंटेंसिटी सेम बनती है, जबकि YDSC की बात करें ना, तो YDSC के लिए क्या होता है, इंटेंसिटी सेम रहती है, इंटेंसिटी सेम, ये एक मेजर डिफरेंस हो गया, ओके दोस्त। तो याद रखना इंटेंसिटी का इसके साथ ये रिलेशन होता है। तो ये एक प्रकार से
इंपॉर्टेंट हो गया। और डिफरेंस याद कर लेना, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। ये तो क्या है, डिफ्रैक्शन का है। और डिफ्रैक्शन किससे होता है, सिंगल स्लिट, दूसरा नाम बोल जाता है सिंगल स्लिट बोल दिया क्वेश्चन में, मतलब डिफ्रैक्शन है। और एक YDSC का बोल दिया पोजीशन, तो उसके लिए जो होता है दोस्त, इंटेंसिटी क्या होती है, सेम रहती है। तो इंटेंसिटी जैसे ये पर जाएगी तो इंटेंसिटी सेम रहेगी। ओके मित्र, इंटेंसिटी सेम। ये किसके लिए होता है, इंटरफेरेंस के लिए ऑफ लाइट, दैट मीन्स कॉल्ड YDSC। ओके, ये थोड़ा डिफरेंस है। थैंक दोस्त। अब बताना कैसा लगा वीडियो, अरे मज़ा आया नहीं आया, अरे वीडियो को देखकर फीलिंग आई नहीं आई, कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट है भाई। बस डिफरेंस तू पढ़ लेना आराम से, YDSC तेरे को बस काम करना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के डिफरेंस पढ़ लेना यार, डिफरेंस पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा कम से कम 4 तो याद ही कर लेना, ठीक है। और एक तो ये बता दिया, ये दो देख, एक तो बता दिया, 2-3 बता दिए। एक तो ये इंटेंसिटी ग्राफ बना देना, एक ये कंडीशन बता देना, उसमें इसमें जैसे मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन बताएगा ना ये, और उसमें बता देना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस YDSC में। इसमें एंगुलर वेट का फॉर्मूला लिख देना, उसमें फ्रिंज वेट का फॉर्मूला। 3 तो मैंने बता दिए, अब वो 2-3 और तो पढ़ लेना। हाँ, एक और चीज़ है, फोन ओवर और फान ओवर तो बताया नहीं दोस्त आपने। देख, 2 प्रकार के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक होता है फोन ओवर, एक होता है फेनल डिफ्रैक्शन। देख, फोन ओवर मतलब बड़ी स्पेलिंग आ रही है, कम स्पेलिंग आ रही है। फोन ओवर मतलब यहाँ पर ये जो तुमने रखे है ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जहाँ पर से रे आती है वो इन्फाइनाइट पर रखी जाती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं नियर पॉइंट पर रखी जाती है। इसमें अब यहाँ से इन्फाइनाइट से रे आ रही है, तो यहाँ पर ए का अपर्चर है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है कन्वर्स करने के लिए। इसमें कोई भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर नियर पॉइंट पर रखी जाती है, नियर पॉइंट पर रखी जाती है। नो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं किया था। और तो पढ़ लेना यार, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, इन्फाइनाइट पर रखी जाती है और ये थोड़ी नियर पॉइंट पर रखी जाती है। और यहाँ पर जो फोन ओवर डिफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट बनती हैं, क्योंकि इन्फाइनाइट पर जब सोर्स रखा है तो प्लेन वेव फ्रंट बनी है। कौन सी बनी, प्लेन वेव फ्रंट। और यहाँ पर जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं किया गया, नॉट कॉन्वेक्स लेंस यूज़, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया करा गया। और जब नियर पॉइंट पे बनी है, क्योंकि यहाँ पर एक पास में रख के यहाँ से वेव फ्रंट आना, तो यहाँ पर स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनती है फेनल डिफ्रैक्शन में, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनती है। ओके दोस्त, वो पहले बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, ठीक है मित्र, धन्यवाद। और बताना कैसा लगा, PDF चाहिए तो बोल देना, ठीक है। ओके, बोल क्रैक करेंगे ऑप्टिक्स का 15 नंबर में, 10 नंबर लेके जाएगा ये वीडियो, आराम से गारंटी लगा रहा हूँ। देख लेना, जितनी बार देखना मज़ा आएगा, फीलिंग आएगी, लगा देते हम जोर दे करते, क्रैक करेंगे, 90 नंबर आराम से लाएंगे दोस्त, मस्त रहे। अरे लाएगा तू यार दोस्त, तेरे पर बिलीव है, तू अपने आप पर देख, टेंशन मत ले, जितनी तू एनर्जी टेंशन में यूज़ करेगा उतनी एनर्जी अपने आप में विश्वास में कर, ये ला सकता हूँ यार, अपन में कमी थोड़ी है, अपन की तैयारी में कमी है। तो अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर, चिंता को साइड में रख, ठोक, अपन कर सकते हैं, इतना बिलीव रख, तेरे पास टाइम है अभी, बहुत कुछ कर सकता है, 10 दिन है, 15 दिन है, जितना तेरे पास दिन है उसका यूज़ कर, टेंशन मत ले, मस्त रहे, ठीक है दोस्त।